This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे हम आज के सेशन में इंशाल्लाह ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 14। पहले लेक्चर में हमने थ्री टॉपिक्स, दो मेन टॉपिक्स थे और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एक्सपेक्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे रिपोर्ट दो तरह की होती है। फर्स्ट वन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और सेकंड वन होती है बच्चे मॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में बच्चे हम पढ़ेंगे ISA 700। इसके बाद बच्चे मॉडिफाइड रिपोर्ट भी दो तरह से कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वन मॉडिफाइड ओपिनियन, second one emphasis of matter and other matter। modified opinion इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ISA 705 के अंदर और emphasis of matter और other matter पैराग्राफ का जिक्र हम करेंगे 706 के। modified opinion फिर फर्दर थ्री टाइप्स की, qualified opinion, second one adverse opinion, third one and the last one disclaimer of opinion। तो बच्चे हमने सीक्वेंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ISA 700। फिर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो हम रिपोर्ट इशू करते हैं कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक उसके कुछ उसूल हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होती। इसमें क्या है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब हुआ? व्हेन
auditor concludes that, जब ऑडिटर ये नतीजा अखज करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाई गई है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, या समटाइम हम कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई गई है। जब हम लोगों ने रिवीजन शुरू की थी तो हमने पहले ही कहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह का होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा था कंप्लायंस फ्रेमवर्क, सेकेंड वन हमने पढ़ा था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कानून ने जिस तरह से बनाने के लिए कहा, ना हम अपनी मर्जी से कोई इजाफा या अपनी मर्जी से कमी नहीं कर सकते। फेयर प्रेजेंटेशन में हमने यूजर की फेयर प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम कुछ एडिशनल बात बताना चाहते हैं, हमें लगता है कि यूज़र को ये एडिशनल बात बताएंगे तो यूज़र को बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो हम वो एडिशनल बात उसको बता देंगे। और अगर हमें लगता है कि अगर उसे पूरी लॉ के मुताबिक पूरी बातें बताएं तो हो सकता है वो एक आखिरी बात या दरमियान में कोई ऐसी बात है जो बता दी तो यूज़र सही से समझ नहीं पाएगा, वो अपने आप को कंफ्यूज कर बैठेगा, हम उस बात को छोड़ देंगे बताने से। तो फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं, हम डिपार्चर भी कर सकते हैं, बट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमें इस तरह की इजाजत नहीं होती। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रीपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जब हम इसके मुताबिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन prepared in accordance with applicable financial reporting framework। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीकेकार होते हैं। पहले तरीके में हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, हम कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज प्रेजेंट fairly in all material respect। अपनी टेरिटरी के हिसाब से हमें यह सेंटेंस इस्तेमाल करना होता है जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर हम इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोलते हैं। बच्चे अनमॉडिफाइड ओपिनियन के हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, एज इट इज रिपोर्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं यूजर को, वो रिपोर्ट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होती है। एक होता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन, एक है पॉजिटिव ओपिनियन। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब है कि हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। नेगेटिव फॉर्म का हमने ये मतलब पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम
इस तरह की ओपिनियन या इस तरह का कंक्लूजन फॉर्म करें कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये कहलाती थी नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। बट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नेगेटिव ओपिनियन। नेगेटिव का मतलब है कि हम या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, या एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। पॉजिटिव ओपिनियन का मतलब हुआ कि हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। पॉजिटिव ओपिनियन का क्या मतलब हुआ? हम कौन सी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं? हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। हम अपनी ओपिनियन को किसी भी सूरत में मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं अनमॉडिफाइड। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है ISA 700। ISA 700 में दो बातें हैं। पहली बात जो इसमें मौजूद है ISA 700 के अंदर वो है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन फॉर्म करना। फिर दूसरे नंबर पे है रिपोर्ट इशू करना। इसमें हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट के कितने कंटेंट्स होते हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है और इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस स्टैंडर्ड के हम दो टुकड़े करके पढ़ रहे हैं। पहले में हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन और दूसरे में रिपोर्ट और उसके कंटेंट्स। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। हमने ओपिनियन फॉर्म करना है। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है ऑडिटर? पहली बात, ऑडिटर ऑब्टेन कर ले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड ये ऑब्टेन नहीं करना, टू इवैल्यूएट करना वेदर he has obtained sufficient appropriate audit evidence, क्या वो sufficient appropriate audit evidence obtain कर चुका हुआ है कि financial statements are free from material misstatement and whether due to fraud or error। पूरा sentence क्या हुआ? He has obtained sufficient appropriate audit evidence as to whether the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error। दूसरी बात, uncorrected misstatements, ऐसी मिसस्टेटमेंट्स जो अनकरेक्टेड है, अभी करेक्ट नहीं हुई हुई। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स क्या कहीं मटेरियल तो नहीं है? क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल तो नहीं है? अगर मटेरियल है तो फिर 705 में जाके ओपिनियन देनी है हमें। अगर मटेरियल नहीं है तो फिर हम 700 के मुताबिक अनमॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म करेंगे। अच्छा, अब मटेरियल वो किस तरह से हो सकती है? दो तरीकों से हो सकती है, वेदर individually or in aggregate with other misstatements। In aggregate with other misstatements, मजमूई तौर पे बाकी मिसस्टेटमेंट्स को साथ मिला के। कहीं ये मटेरियल तो नहीं बन गई? ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो हमने अभी डिस्कस किया, दो तरह का हो सकता है। पहला हमने कहा या तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा या दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क कौन सा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? अच्छा, अब ये काम करने के लिए, ये सब चीजें जानने के लिए हमें पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा? ये जो हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, इन 3 स्टेप्स को पूरा करने के लिए हमें पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा? इन ईच इंडिविजुअल स्टेप में हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम ये चीज जान सकें? वो पर्टिकुलरली वो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 1 मिनट, ये शीट अचानक से बंद हो गई। जी बच्चे, पर्टिकुलरली हमें क्या करना पड़ेगा? जी बच्चे, सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क रेफर कर रहा है कि किस फ्रेमवर्क के मुताबिक हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को रेफर कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रेफर कर रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रेफर और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं दोबारा कह रहा हूँ, financial statement adequately refer to or describe the applicable financial reporting framework। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने हमें बना के दी हुई है, लेट्स सपोज मैं आपको बात समझा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। क्विकली आपको ये बात पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं ताकि रिवीजन में हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। ये एसीए है। एसीए ने ये ऑडिट क्लाइंट है, जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ऑडिट कर रहा है वो ऑडिट क्लाइंट है। इस ऑडिट क्लाइंट ने एसीए को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दी है। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एसीए ये सब काम पहले उसने ये देखे, क्या उसने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, मटेरियल तो नहीं है, इंडिविजुअली तो नहीं, इन एग्रीगेट विद अदर मिसस्टेटमेंट तो नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क है या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेगा, पहली बात, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हुई है, क्या उस फ्रेमवर्क को नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे एडिक्वेट डिस्क्लोजर मौजूद है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के। adequately disclosed significant अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिग्निफिकेंटली, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या उन्हें एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ?
थर्ड वन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज वो अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, कंसिस्टेंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है? याद करते जाइए। फोर्थ वन, अकाउंटिंग पॉलिसीज सिग्निफिकेंट, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है या नहीं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है? ठीक हो गया। उसके बाद आपको याद होगा आर आर सी यू, रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है क्या वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है या अंडरस्टैंडेबल? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर मौजूद है? जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं? जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं? ये देखें। ठीक हो गया जी बच्चे? तो रिपीट करता हूँ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफर किया गया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को? क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोजर मौजूद है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है सिग्निफिकेंट? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर मौजूद है? जितनी भी टर्मिनोलॉजीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हुई है क्या वो सारी की सारी अप्रोप्रिएट है? ये पर्टिकुलरली ये जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं ये सारे के सारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए हैं। किसके लिए हैं? ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए। अगर हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बारे में जानना चाह रहे हैं तो फिर दो चीजें इसमें मजीद ऐड करनी पड़ेगी। वो है फेयर प्रेजेंटेशन के हवाले से, वो क्या है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड फेयरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट हो रही हो, तो फिर उसके लिए हमें मजीद दो काम करने पड़ेंगे। वो दो काम क्या करने हैं वो अभी जानते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ वो दो स्टेप्स क्या हैं। ठीक हो गया? आपको इन पर्टिकुलर समझ में आ गया? तो हम लोगों ने फॉर्मिंग एन ओपिनियन में क्या बात पढ़ी? रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट, इवेल्युएट करना है क्या आया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया, जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स हैं अनकरेक्टेड, वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए। अगर मटेरियल है क्या एक या एक से ज्यादा मिलके मटेरियल तो नहीं है, अगर मटेरियल है तो फिर ओपिनियन हमारी 705 के मुताबिक हो। और फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अभी इसके हमने स्टेप्स पढ़ लिए। और फिर फेयर प्रेजेंटेशन में बाकी सारी की सारी बातें वही रहेंगी, सिर्फ दो बातें एडिशनल आ जाएंगी। और वो भी हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर चुकी हुई है या नहीं कर चुकी हुई है, इसका लेआउट,
इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो कंटेंट्स हैं, वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही, ये स्टेप्स होते हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ये तो था पहला पॉइंट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन के लिए ये काम करना होता है। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, रिपोर्ट और रिपोर्ट के कंटेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट और रिपोर्ट के कंटेंट्स, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कशन करता जाऊंगा ताकि शॉर्ट टाइम में हम क्विकली डिस्कशन मुकम्मल कर लें। जी बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, टाइटल। टाइटल में बच्चे हम लोगों ने क्या लिखना है कि ये रिपोर्ट किसकी तरफ से है। कुछ हमारे सामने अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, हम ये जानना चाह रहे हैं इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हर डॉक्यूमेंट का एक टाइटल होता है। इसी तरह से अगर हमारे सामने ऑडिट रिपोर्ट मौजूद हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ऑडिटर की तरफ से है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसका नाम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, 3 वर्ड, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है एक ऐसे ऑडिटर की तरफ से जो कि इंडिपेंडेंट है। ये रिपोर्ट है एक ऐसे ऑडिटर की तरफ से जो कि इंडिपेंडेंट है। सेकेंड वन स्टेप, एड्रेस सी। इसमें मुखातिब किसको किया जा रहा है, एड्रेस किसको किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस कर रही होती है शेयर होल्डर्स को, इसके यूजर्स, ये वो कौन लोग हैं, यूजर्स, या समटाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जिन्हें हम TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस से भी जानते हैं। जी बच्चे, थर्ड वन, ऑडिटर्स ओपिनियन। इसमें 2 सेक्शन, ऑडिटर्स ओपिनियन में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन, मैं इसको कहता हूं, ये फर्स्ट सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें 5 बात होती है फर्स्ट सेक्शन के अंदर। पहली बात, आइडेंटिफाई करना है एंटिटी को जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये भी बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका होगा। स्टेट ये बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका। ये भी हो गया। पहले नंबर पे क्या करना है, आपने एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ, और ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका। थर्ड वन स्टेप में आइडेंटिफाई करना है टाइटल को। हर स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट की टाइटल को आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ
ईच स्टेटमेंट जिसको मिलके कंप्लीट करे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुकम्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे कि टाइटल में क्या बता सकते हैं, टाइटल ईच स्टेटमेंट का क्या क्या हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows। अच्छा, फोर्थ वन स्टेप में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करना। ठीक हो गया, इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और फिफ्थ वन स्टेप में स्पेसिफाई करनी है हर स्टेटमेंट की डेट और पीरियड कवर्ड, हर स्टेटमेंट किस डेट के लिए या किस पीरियड के लिए बनी हुई है, कवर्ड बाय ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट की डेट या हर स्टेटमेंट जिस पीरियड को कवर कर रही है उसे स्पेसिफाई करना। ये तो था पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। इसमें ओपिनियन फॉर्म की जाती है। अगेन उसी तरह से अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में दो बातें, दो में से कोई एक बात यूज कर सकते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला सेंटेंस जो सबसे कॉमन है वो लिख देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। या दूसरा सेंटेंस हम जो यूज करते हैं वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट presented fairly in all material respects। Financial statement present fairly in all material respects, ये सेंटेंस यूज होता है। अच्छा बच्चों, सेकंड वन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जी बच्चे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम सेंटेंस क्या बोलते हैं, हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक हो गया, ये वर्ड भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनेंशियल, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक, इसके लिए तो हम एक ही सेंटेंस यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आपने एग्जाम में नहीं यूज करना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट has been prepared in accordance with applicable financial reporting framework। तो ये हमारा थर्ड वर्ड कंटेंट था ऑडिटर्स ओपिनियन का। इसके बाद हमारा फोर्थ वन कंटेंट होता है बेसिस फॉर ओपिनियन।
बेसिस फॉर ओपिनियन में हम 4 बातें बताते हैं। कितनी बातें? 4 बातें, इंतहाई अहम, चारों बातें। हमने ऑडिट कैसे किया? ऑडिटर है ना, ऑडिटर ये बताएगा कि हमने ऑडिट कैसे किया। पहली बात, हमने ऑडिट किया आईएसएस के मुताबिक। हमने ऑडिट कंडक्ट किया, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक ऑडिट कंडक्ट किया। अच्छा, दूसरा, आपने डिस्क्राइब करना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन को, बताना है, रेफर करना है कि हमारी जिम्मेदारी हमारी ही रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन के अंदर मौजूद है, डिटेल से एक्सप्लेन की गई है, उस सेक्शन को रेफर करना। ठीक है जी, तो क्या कर देना है? रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो के बयान करती हैं, बताती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? ऑडिटर की। ठीक हो गई, रेफर कर दो। थर्ड वन में आपने बताना है ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। थर्ड वन में क्या कहना है? इंडिपेंडेंट है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंटिटी से। किसके मुताबिक? इन अकॉर्डेंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रेफर कर रहा हूँ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। ठीक हो गया। और एक सेंटेंस ये भी यूज करना है कि ऑडिटर का ख्याल है कि वो ऑब्टेन कर चुका हुआ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसकी बेस पे वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया जी। वो सफिशिएंट भी है और वो अप्रोप्रिएट, जो बेस बने हैं ऑडिटर की ओपिनियन के लिए। तो कितनी बातें बतानी है बेसिस फॉर ओपिनियन में? 4। हमने ऑडिट कंडक्ट किया आईएसए के मुताबिक। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट के एक सेक्शन जिसका नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें डिटेल से बताई गई है। हम इंडिपेंडेंट हैं, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स ने जो कोड ऑफ एथिक्स इशू किया हुआ है उसके मुताबिक। हमारा यकीन है कि हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, जो हमारी ऑडिट ओपिनियन की बेस बन रहे हैं, वो सफिशिएंट भी हैं और वो अप्रोप्रिएट भी हैं। इसके बाद अगला सेक्शन, ये सेक्शन था फोर्थ वन, अब है सेक्शन फिफ्थ वन, गोइंग कंसर्न। इसको हम डिस्कस करेंगे इसके अपने रेलिवेंट एरिया के अंदर। रेलिवेंट एरिया गोइंग कंसर्न का क्या है? आईएसए 5
70 उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे अगला 6th की ऑडिट मैटर, जिसे हुर्फे आम में कैम बोला जाता है। जी बच्चे, इसको भी अपने रेलिवेंट एरिया में डिटेल डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 701 में की ऑडिट में। अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7th responsibilities for the financial statements। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी वही अगेन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक। बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। वो इंटरनल कंट्रोल्स जो नेसेसरी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, फ्री फ्रॉम एरर और फ्रॉड, वो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? मैनेजमेंट की। 3rd फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अजम्पशन यूज करनी पड़ती है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक होगा कि whether entity would be able to continue its operations for foreseeable future, जो एटलीस्ट 1 ईयर होगा, इस एबिलिटी को असेस करने की मैनेजमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, इसके जरा टुकड़े बना के याद कीजिएगा, ताकि ये सबसे लेंथियर सेक्शन है, एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत ना हो। सबसे पहले स्टेप में आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या बताना है? ऑब्जेक्टिव। अब वो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मैं हिंट लिख रहा हूं। ये जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं ना, ये बात लिखनी नहीं है, लेकिन मैं हिंट लिख रहा हूं। याद रखिएगा, IAS से 200 में जो बात हम पढ़ के आए हैं वो हिंट है। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या था? ऑब्टेन करना रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error। ये obtain करना reasonable assurance। और रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलती है? जब आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपने इशू करनी है ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या इशू करना है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, अब आपने ये वर्ड
पहले भी बोला कि आपने ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है जो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल हो। अब आपने यूजर को ये कह दिया हम ऐसी एश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं जो रीजनेबल है। अब यूजर को क्या पता रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? अब आपको रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा? डिफाइन करना पड़ेगा रीजनेबल एश्योरेंस को। बताएं रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट नॉट अ गारंटी। गारंटी कोई नहीं है ये। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो है, लेकिन क्या नहीं है? गारंटी नहीं है। किस चीज की गारंटी है? कि ऑलवेज ऑडिटर आईएसए के मुताबिक ऑडिट करेगा और ये हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर लेगा। दैट एक ऑडिट जो कि किसके मुताबिक कंडक्ट किया गया है? एक ऑडिट जो कि कंडक्ट किया गया है आईएसए के मुताबिक, आईएसए के मुताबिक, किसके मुताबिक? आईएसए के मुताबिक हमेशा डिटेक्ट करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। हमेशा क्या डिटेक्ट करेगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होगी। कि मैंने पूरा सेंटेंस इस वजह से लिखा, मेरी मजबूरी बन गई थी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिव में आपने कह दिया कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करनी है। अब यूजर को क्या पता रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? आपने रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन दे दी। आपने कहा रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, गारंटी कोई नहीं है कि ऑडिट हम आईएसए के मुताबिक करें और ये हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ ले। अब ना मटेरियल का पता है ना मिसस्टेटमेंट का पता है। यूजर को बताना पड़ेगा मटेरियल से क्या मुराद है, मिसस्टेटमेंट से क्या मुराद है। अब आपको बताना पड़ेगा यूजर को। पहली बात तो ये कि भाई साहब ये याद रखिएगा, मिस स्टेटमेंट जो गलती होती है ना, या ये एरर की वजह से होती है या ये फ्रॉड की वजह से होती है। एरर अनइंटेंशनल है और फ्रॉड इंटेंशनल होता है। और फिर उसके बाद बताएं मटीरियलिटी के बारे में। मटीरियल ठीक हो गया जी। मटीरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंडिविजुअल हो या इन एग्रीगेट हो। एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्फ्लुएंस कर दे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। डिस्क्राइब करना है कि हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, चाहे वो अकेली हो या बाकी चीजों के साथ मिलके मजमूई तौर पे। रीजनेबली भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर दे इकोनॉमिक डिसीजन को यूजर्स के, जो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे लिया जाएगा।
अगर ये डेफिनेशन आपने तब यूज करनी है जब आपके फ्रेमवर्क में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके फ्रेमवर्क में डेफिनेशन गिवन है तो आपने वो यूज करना। इससे आगे शुरू हो जाता है शेडेड एरिया। इससे आगे क्या शुरू होता है? शेडेड एरिया। याद रखना है अब ये बात, ये कौन सा एरिया शुरू होने वाला है? शेडेड एरिया शुरू होने वाला है। आपको याद होगा फिजिकल क्लासेस में मैंने आपको दिखाया भी था शेडेड एरिया आईएसए से, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम 1 से। अब इससे आगे शेडेड एरिया, शेडेड एरिया के फिर दो टुकड़े। सबसे पहला टुकड़ा है शेल फर्दर। फर्स्ट वन क्या है? शेल फर्दर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल्सो शेल। ये याद रखने का तरीका है कि हमें पता हो कि हमने ये कंटेंट्स पूरे करने। अब मैं इसमें सिर्फ कीवर्ड लिखूंगा। पहली बात, एक्सरसाइज करेगा ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट। क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा ऑडिट कंडक्ट करते हुए प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिट करते हुए ऑडिटर क्या यूज करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा और अपना एटीट्यूड मेंटेन करेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अलर्ट रहेगा, अटेंटिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है जी, थ्रू आउट द ऑडिट। और बताएगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आइडेंटिफाई करना, सॉरी, आइडेंटिफाई और असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या करना? आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ये रिस्क किस चीज की वजह से हो सकता है? एरर की वजह से और फ्रॉड की वजह से, दोनों की वजह से। ठीक हो गया जी, एरर और फ्रॉड की वजह से। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड करना इंटरनल अंडरस्टैंड किनको करना है? इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना। वो इंटरनल कंट्रोल जो ऑडिट से रेलिवेंट है उन्हें अंडरस्टैंड करना है ताकि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकें और परफॉर्म कर सकें जो एक कुछ खास सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसलिए हम इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है, ताकि हम उन पे ओपिनियन फॉर्म कर सके। ठीक है, हमारा मकसद इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन फॉर्म करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि हम उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट कर सकें जो सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद बचे फोर्थ वन, इवेल्युएट करना अकाउंटिंग पॉलिसीज को। आज ये शीट को क्या हो रहा है जी? इवेल्युएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या करना है जी? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? मुनासिब है या नहीं है, जिनको यूज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। और दूसरे नंबर पे आपने इसी के साथ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को भी देखना है। और याद करें अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर
रीजनेबल। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन असेस करने के लिए अजम्पशन यूज की हुई है, क्या वो अप्रोप्रिएट है? ठीक हो गया। appropriateness of going concern assessment, assessment या assumption। ठीक हो गया। इसको हम बेसिस भी बोल देते हैं वर्ड। जो गोइंग कंसर्न की बेसिस है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं? अब आ गया फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। यहां तक अगर हम बात कर रहे हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, अब ये बात होगी फेयर प्रेजेंटेशन। जी बच्चे, नेक्स्ट इवेल्युएट करना है आपने। ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो भी मैं आपको बता रहा था, स्ट्रक्चर, कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या ये फेयर प्रेजेंटेशन अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ये दो बातें होती हैं। ये पॉइंट सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन के केस में आएगा। अगर हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं फेयर प्रेजेंटेशन के मुताबिक, तो फिर ये बात भी आ जाएगी, ऑडिटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगला है ऑल्सो शेल। क्या है? ऑल्सो शेल। पहले हमने कहा था शेल फर्दर, अब क्या कह रहे हैं? ऑल्सो शेल। ये भी काम करना पड़ेगा, ये भी शेडेड एरिया में कवर हो रहा है, याद रखिएगा। अब आपने ये कहना है कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा दो शाब्दिक गवर्नेंस के साथ अपनी फाइंडिंग्स जो भी उसने ड्यूरिंग ऑडिट उसको मिली। ठीक है जी, ऑडिट की फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करने उसने टू TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक हो गया जी बच्चे। किस चीज के हवाले से? सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज हैं वो भी। ठीक हो गया जी। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये बताना। अच्छा बच्चे, दूसरा कम्युनिकेट करना है। किससे कम्युनिकेट करना है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट दे देते मुझे। हाँ हाँ, 5। कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। कम्युनिकेट किससे करना है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। किस लिए? कि हमने रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस की, comply with
रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस कर डाली, जो भी कोड ऑफ एथिक्स ने बताया था, ठीक है। और एक बात बड़ी अहम है, ये पॉइंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा। याद होगा आपको क्लास में मैंने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करवाया हुआ है और ये इन राइटिंग भी प्रोवाइड किया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक रिपोर्ट के बारे में, और वो रिपोर्ट अगर लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट हो या अदर देन लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट। तो मैंने कहा था आपसे रेलिवेंट 4 पॉइंट्स हैं, वैसे 5 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपसे रेलिवेंट सिर्फ 4 पॉइंट्स, और इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था आपको। इसके बाद बचे थर्ड वन, कम्युनिकेट करना है। की ऑडिट मैटर्स। अब ये भी बचे किसके केस में सिर्फ आएगा, लिस्टेड कंपनी के केस। ठीक होगा जी बच्चे, वो मैटर्स जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड ओनली। तो ये 3 बातें आ गई ऑल्सो शेल के अंदर। यहां तक बात क्लियर? इनमें से 2 बातें तो लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड। अब यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अच्छा बच्चे, अब जो शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया हमने सेपरेट क्यों किया? हमने कहा शेडेड एरिया को 3 तरीकों से रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नोट याद रखिएगा। पहला तरीकेकार क्या हो सकता है? विद इन द बॉडी का हिस्सा बना दें। दूसरा, आप अपेंडिक्स अटैच कर दें रिपोर्ट के साथ। अगर आप अपेंडिक्स अटैच करेंगे रिपोर्ट्स के साथ, वो भी ठीक हो गया जी। और फिर आपको रेफरेंस भी देना है, लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन, स्पेसिफिक रेफरेंस प्रोवाइड करना है वेबसाइट का, जो स्पेसिफिक अथॉरिटी की, जहां पे ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर्स की डिस्क्राइब की गई है। आप अगर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखते, उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनाते, अपेंडिक्स भी अटैच नहीं करते, तो फिर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट का रेफरेंस देना होगा। There are 3 ways to include shaded area in auditor's report। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट वन, अभी तक हम लोगों ने जो कंटेंट्स पढ़े हैं, उसमें ये कंटेंट भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंटेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 8th वन कंटेंट था बच्चे। अब नेक्स्ट 9th कंटेंट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की इसके अलावा भी कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। लोकल लेजिस्लेशन के मुताबिक कुछ सर्टन मैटर्स वो आपने बताने ही होते। अगर तो लोकल लेजिस्लेशन के मुताबिक आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो फिर ये याद रखिएगा, अगर आप लोकल लेजिस्लेशन के मुताबिक अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, तो इससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे आप उसका नाम क्या रख देंगे,
आप अपनी रिपोर्ट के फिर दो टुकड़े करेंगे। एक का टुकड़े का नाम रखेंगे रिपोर्ट ऑन, क्या नाम रखेंगे, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा टुकड़ा उसका नाम रखेंगे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज एक्ट में आके मैं आपको बताऊंगा, इनमें हम बहुत सारे मैटर्स लिख रहे होते हैं। अच्छा बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट 9th के बाद बच्चे ये 10th वन पॉइंट, 10th पॉइंट के अंदर बच्चे हम लिखते हैं नेम ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर का नाम, नेम ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर का नाम। नेम ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा बच्चे, लिस्टेड कंपनीज के केस में इंगेजमेंट पार्टनर का नाम आईएसए के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट है इंगेजमेंट पार्टनर का नाम रिपोर्ट में लिखा जाएगा, ये रिक्वायरमेंट। अदर देन लिस्टेड कंपनी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक एक्सेप्शन भी है। अगर इसका नाम डिस्क्लोज करने से इसको किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट या इनसिक्योरिटी फील होती है पर्सनल, तो इसके नाम को हाइड भी किया जा सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये एक्सेप्शन मौजूद है, याद रखिएगा। अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन 11th, ऑडिटर के सिग्नेचर। क्या है बच्चे, ऑडिटर के सिग्नेचर, ऑडिटर्स सिग्नेचर। सिग्नेचर बच्चे किस किस नाम से हो सकते हैं, फर्म के नाम से, पर्सनल नेम से, या बच्चे दोनों ऑप्शन मौजूद, फर्म के नाम से, पर्सनल नेम से, या बोथ। आमतौर पे फर्म के नाम से, आमतौर पे यूजुअली फर्म के नाम से सिग्नेचर होते हैं, और इंगेजमेंट पार्टनर का नाम साथ मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद आएगा बच्चे ऑडिटर का एड्रेस। ऑडिटर्स, ऑडिटर्स एड्रेस, आज पता नहीं क्या एरर आ गया हुआ है, मैं माजरत खाऊं। अच्छा बच्चे, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द ऑडिटर, इसमें सिटी नेम मेंशन किया जाएगा। जो ऑडिटर का ऑफिस जिस लोकेलिटी में मौजूद है वो सिटी नेम मेंशन किया जाएगा। उसके बाद बच्चे 13th, एड्रेस, सॉरी एड्रेस तो हमने कर लिया, डेट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख। अब डेट ऐड की जाएगी नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच auditor has
obtained sufficient appropriate audit evidence। जब तक उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाते जिस पे बेस करते हुए उसने ओपिनियन फॉर्म करनी है, उससे पहले की डेट नहीं डाल सकता। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया उससे पहले की डेट भी नहीं डाल सकता। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज किया उससे पहले की डेट भी नहीं लिख सकता। ठीक हो गया जी बच्चे। और बताना है कि इस डेट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। ये 3 बातें याद रखनी है। हैज कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। किस डेट तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है। तो बच्चे ये कंटेंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए बच्चे ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हमने ISA 700 इस क्लास में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल्स एरिया था, मैंने कोशिश की जितना भी इसको स्क्वीज कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। इसको देखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।